ओके, तो सेल चैप्टर का ये आपका सेकंड सेशन रहा। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम उसको क्या कह सकते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जहाँ भी रहता है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मसल सेल में रहा, अगर ये मसल सेल में रहा तो इसको हम कहेंगे सार्कोलेमा, इसको हम कहेंगे सार्कोलेमा। अगर ये न्यूरल सेल में रहा, अगर ये न्यूरल सेल के अंदर रहा, मतलब न्यूरल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहेंगे न्यूरीलेमा। ठीक है, न्यूरीलेमा। तो ये अपना अलग अलग जगह पे अपना नाम ये चेंज होता रहता है इसका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग को कहते हैं, किसी भी सेल के आउटर कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो मान के चलिए कि ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, हम एक छोटा सा सेल बनाते हैं, तो ये हमारा क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर हमारे पास क्या है, सेल के हमारे पास अंदर साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने बनाया एक न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपको डीएनए होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, जिसके अंदर में ये सारा मटेरियल प्रेजेंट है, इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, इसके अंदर वैक्यूल्स होंगे, इसके अंदर कई सारे फाइबर्स होंगे, राइट। तो ये आपके सेल है और इसके जो आउटर कवर में दिख रहा है आपको, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या काम करता है, पहला ये कवरिंग का काम करता है, सेल को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि अंदर में इसको मटेरियल सारा सुरक्षित रहे। और इसीलिए इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों, देखिए ये जो अंदर में जो आपको मटेरियल दिख रहा है ना, फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस, ये प्लाज्म, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्म कहते हैं, राइट। और इसी वजह से सेल के अंदर में सेल का ये प्लाज्म है, इसीलिए हम इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्म का मतलब यहाँ पे वो फ्लूइड और ये साइटो मतलब सेल, तो सेल का फ्लूइड है, इसीलिए हम इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। सिमिलरली ये जो, क्योंकि ये प्लाज्म मतलब क्या है, फ्लूइड है, प्लाज्म मतलब क्या है, फ्लूइड है। और यहाँ पे देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा इंडिकेटिंग प्लाज्म, प्लाज्मा इंडिकेटिंग प्लाज्म। तो प्लाज्मा मींस प्लाज्म, प्लाज्म मींस फ्लूइड, फ्लूइड मींस अंदर का मटेरियल, तो इसको कवर करने वाला, तो प्लाज्म मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है आउटर लेयर जो कवर करता है, राइट। मेम्ब्रेन आउटर लेयर, शीथ। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो शीथ है, ये किसका शीथ है, ये इस साइटोप्लाज्म, इस अंदर में जो फ्लूइड है इसका शीथ है। और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज क्या है कि साइटोप्लाज्म, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, इस क्योंकि सेल का है, साइटो मीन सेल, और इसीलिए हम इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसको कहें, किसको कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म मींस टोटल आपका जो न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है उसका फ्लूइड और ये बाहर का फ्लूइड दोनों मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो एंटायर एवरीथिंग, टोटल जितना भी यहाँ पे मटेरियल है, सारे फ्लूइड को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, साइटोप्लाज्म में और प्रोटोप्लाज्म में ये डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो अगर हम इस पे सेल मेम्ब्रेन पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ से लेकर हम पर्टिकुलर कुछ एरिया को हम लेते हैं और इसको हम एक एलॉबरेटिव डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अरेंजमेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अरेंजमेंट कैसे होते हैं और वो कैसे उसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस डायग्राम से। ठीक है, ओके। तो ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में इस सेल का मान के चलिए कि हमारे पास एक सेल है, एक क्यूबॉइडल, या फिर एक मान के चलते हैं कि एक छोटा सा सेल है। ये जो हमारा सेल है, इस सेल का हम यहाँ पे छोटा सा हिस्सा को क्या किए हैं, इस पूरे मेम्ब्रेन को हम बड़ा किए हैं और ये छोटे से हिस्सा को हम क्या किए हैं, यहाँ पे कट करके इसका अंदर का कैसे अरेंजमेंट है ये हम दिखाए हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा अरेंजमेंट है जिसमें ये दो शीट आपको अरेंज्ड है। तो ये जो शीट दो यहाँ पे अरेंज आपको दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, बड़ा बाहर निकालते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका। तो ये एक ग्रीन कलर का जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ऊपर में, ये है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और इसके नीचे जो आपको
दो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है आपको फैटी एसिड। ये क्या है? फैटी एसिड। तो ये है फॉस्फेट और ये है फैटी एसिड। सिमिलरली नीचे आपको क्या है? नीचे आपको फैटी एसिड्स है और उसके बाद क्या है? यहाँ पे है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर दो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये फैटी एसिड, ये क्या होते हैं? ये दोनों फॉस्फेट के सेंटर में सैंडविच्ड होते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल क्या होता है? क्योंकि ये फैटी एसिड है तो ये फैट सॉल्युबल यानी ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ये है आपका लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, लिपिड सॉल्युबल। क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। मतलब ये वाटर से सॉल्युबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्या है? ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। ये क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, वाटर से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। और वहीं अगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो ये क्या है? ये पोलार मॉलिक्यूल है। ये क्या है? पोलार है, मतलब इट कैरी सम चार्ज, पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल है और ये वाटर सॉल्युबल। क्योंकि ये पोलर है तो ये ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, जिसका मतलब ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर। इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। सो ये हाइड्रोफिलिक है। सिमिलरली नीचे वाला भी वही है। ये जो आपको फैटी एसिड है, ये हाइड्रोफोबिक है, लिपिड सॉल्युबल है, नॉन पोलर है। ये क्या है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और नीचे जो फॉस्फेट है, ये क्या है? ये फॉस्फेट आपका पोलर, वाटर सॉल्युबल और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। विच मीन्स ये जो आपको दो लेयर है, ऐसे ही ये सारे अरेंज्ड हैं। तो ऊपर वाला जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ होता है और जो नीचे वाला है वो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स की तरफ होता है। क्यों ऐसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे? तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे जो कि सेल के बाहर होगा। जो लिक्विड मीडियम या जो भी मीडियम सेल के बाहर होगा, हम उसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और जो सेल के अंदर रहेगा जो मैट्रिक्स, उसको कहेंगे हम इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो एक साइड का जो सेकेंड शीथ है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट है और ये लिपिड मॉलिक्यूल है और ये दो लेयर में अरेंज्ड है और इसीलिए हम इसको कहेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये जो आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये दो लेयर में ऐसे ही लेटरली अरेंज्ड रहता है। ठीक है, लेटरली अरेंज रहता है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे, ये एक दूसरे के बीच में एक फोर्स बनाकर चलता है। ठीक है, और दोनों अरेंज रहते हैं। सो इसके वजह से अब देखिए यहाँ पे अंदर में फैटी एसिड सैंडविच्ड है। ठीक है, बाहर में प्रोटीन मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट है। क्या आपको लगता है कि ये जितने भी फॉस्फेट बाहर में हैं, क्या वो सारे एक तरह के फॉस्फेट से बने हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक तरह के फॉस्फेट से बने नहीं रहते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे बता देते हैं। क्योंकि ये फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल एक जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में है और दूसरा इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में है, ठीक है, वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल आपको वाटर सॉल्युबल है, लेकिन लिपिड सॉल्युबल नहीं है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में भी जो की तरफ जो फॉस्फेट है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल नहीं है। लेकिन बीच में जो फैट है वो फैट सॉल्युबल है, फैटी एसिड्स है। सो यहां पे अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल पास करने की कोशिश करेगा तो वो पास कर जाएगा फॉस्फेट को, लेकिन वो लिपिड को पास नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अंदर से कोई मटेरियल जाना हो तो वो इस फॉस्फेट लेयर को तो क्रॉस कर लेगा, लेकिन ये लिपिड मॉलिक्यूल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। विच मीन्स polar substances, second high molecular weight substances, which means substances which is having high molecular weight. Third, large sized molecules, ठीक है, large sized molecules cannot be able to pass through. So large size molecules cannot pass through. So number one, polar molecule, high polar molecule, high molecular weight substances, and number three, large size molecules, they cannot pass through the membrane. second part, अगर हम दूसरे पार्ट में देखें तो number one, non polar molecule, low molecular weight molecule, small sized molecule, lipid soluble molecule, they can pass through the membrane easily. They can pass through. So
So how these substances enters inside or leaves out the cell membrane? How? What is the procedure? So for that highly polar molecule, high weight molecular weight substances, for those molecules, for the entry and exit of those molecules, a specialized protein channel is made. This is a specialized protein channel which allows the molecule to pass through the membrane. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, ये प्रोटीन चैनल है, ये क्या है, प्रोटीन चैनल, विच मीन्स इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड्स. ठीक है, ये किस चीज से बना है, ये पेप्टाइड से बना है ना, ये पेप्टाइड से बना है. और ये क्या करता है, इट अलोज द वाटर मॉलिक्यूल्स पास थ्रू. सो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है तो ये इजीली इस चैनल के थ्रू पास कर सकता है. यहाँ से अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है तो वो इजीली बाहर निकल सकता है. क्यों? क्योंकि ये जो है, ये प्रोटीन, इसको हम कहते हैं पोरिन्स, और अगर इसमें से वाटर पास करे तो ये अक्वा पोरिन्स कहलाएगा, अक्वा पोरिन्स. और ये जो अक्वा पोरिन्स या पोरिन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें वाटर फिल्ड होता है. इसके जो टनल है, जो सेंट्रल एरिया है जहाँ से ये पास करना है मॉलिक्यूल्स को, वहाँ पे वाटर फिल रहता है, और वाटर फिल होने के वजह से इजीली पास कर सकते हैं. अच्छा, एक और पॉइंट है जो कि मिस कर गए हम, ये जो सेकेंड लेयर का जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये टुवर्ड्स इंट्रासेलुलर क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है ये भी अक्वस होता है, और जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है ये भी अक्वस है, विच मीन्स यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हाई अमाउंट में, और वहां पे भी हाई अमाउंट में प्रेजेंट है. सो दोनों अक्वस हैं. सो दोनों वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है, अक्वस है, वो ऑब्वियसली पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर सॉल्युबल है, और इसीलिए ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक साइड का फॉस्फेट एक्स्ट्रासेलुलर में और दूसरे साइड का फॉस्फेट इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं. ठीक है, ओके. तो ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोचने वाली बात है कि क्या सारे फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक ही तरह के होते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल? नो, दे आर नॉट सिमिलर. ठीक है, दे आर एसिमेट्रिकल. तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द बोथ द शीट्स, दे आर आल्सो डिफरेंट, एंड द फॉस्फेट मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द सेम शीट, दे आर आल्सो डिफरेंट. ठीक है, तो द फॉस्फेट्स आर एसिमेट्रिकल. फॉस्फेट्स आर एसिमेट्रिकल. फॉस्फेट्स आर एसिमेट्रिकल. दूसरी चीज, यहां पे जो फैटी एसिड्स हैं क्या वो सिमिलर है? नो, फैटी एसिड्स आर ऑल्सो एसिमेट्रिकल. मतलब हम बताते हैं आगे चल के. तो दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स. तो जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है ये डिफरेंट है, विच मीन्स यहाँ पे कौन कौन से फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो सकते हैं? पहला, phosphatidylserine, which is not important for 10th standard level or 9th standard level. It is important for 11th standard, right? So first, the protein molecule which is present is phosphatidylserine. Second, phosphatidyl ethanolamine. Third, sphingomyelin. So these are the protein molecule, few proteins which is present on the membrane. So which I am trying to say is the phosphate molecules are not similar. ठीक है, they are different, they are asymmetrical. Number 2, fatty acids. So here there are two type of fatty acids present. यहाँ पे क्या होते हैं, दो तरह के fatty acids होते हैं. एक fatty acid, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे phosphate molecule है, ठीक है, और ये आपके फैटी एसिड्स हैं. ठीक है, तो ये एक तरह के फैटी एसिड्स हुए. ठीक है, उसके बाद ये मान के चलिए फॉस्फेट है और ये दूसरा तरह का फैटी एसिड. तो ये सीधा है और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. क्यों टेढ़ा हो गया है? बिकॉज इन फैटी एसिड देयर आर टू टाइप ऑफ फैटी एसिड. अगर हम फैटी एसिड के बारे में बात करें या हम लिपिड के बारे में बात करें तो ये लिपिड में ये क्या है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड दोनों मिलकर लिपिड बनते हैं. तो जो ग्लिसरॉल के साथ ये जो सीधा डंडा आपको दिख रहा है, सीधा लकड़ी दिख रहा है या सीधा पैर आपको दिख रहा है, जो भी है, तो ये सैचुरेटेड कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? इस तरह के फैटी एसिड जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं. सैचुरेटेड फैटी एसिड. बट ये जो बीच में ऐसे टेढ़ा हो गया है इसको हम क्या कहेंगे? ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड.
क्या है? ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और इसमें यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, जिसके वजह से ये अनसैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, तो फैटी एसिड्स यहाँ पे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। एक ही जगह पे बहुत सारा सैचुरेटेड हो सकता है या एक ही जगह पे बहुत सारा अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। तो जहाँ पे अनसैचुरेटेड ज्यादा है वहां पे लूजली अरेंज्ड रहेंगे मेम्ब्रेन्स, और जहां पे सैचुरेटेड ज्यादा है वहां पे टाइटली अरेंज्ड रहेंगे मेम्ब्रेन्स। लेकिन ये मेम्ब्रेन्स एक ही जगह पर फिक्स नहीं रहते, ये मूव करते रहते हैं, ये मोबाइल होते हैं। मतलब जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ये दो शीथ हैं, ये क्या होते रहते हैं? ये मूव होते रहते हैं। सो द मेम्ब्रेन्स आर मोटाइल। नंबर वन, मेम्ब्रेन्स आर मोटाइल, so they can move, they are movable, they are not fixed at one point. so ये जो मूवमेंट है ना, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? हम इस मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, और इसी फ्लूइडिटी के वजह से एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस हो पाता है। मान के चलिए कि अगर एक जगह पे फिक्स है और एक्सोसाइटोसिस होना है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि मटेरियल अंदर से बाहर जाना होता है। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस अगर होना है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंकना है, तो एक्सोसाइटोसिस होना है तो कैसे होगा? यहाँ पे ये क्लीवेज होगा और यहाँ से मॉलिक्यूल जो है माइग्रेट होकर ये बाहर निकलेगा। अगर मान के चलिए कि ये मूवेबल नहीं होता तो ये गैप का गैप वहीं पे प्रोड्यूस्ड है ना। लेकिन क्योंकि ये मूवेबल होता है, ये जैसे ही बाहर निकलता है ये फिक्स हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये मूव होकर ये रीजनरेट होंगे फॉस्फेट और यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर बाहर से अंदर आना है तो भी वही होता है, गैप प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये क्या होते हैं? तुरंत, क्योंकि ये मूवेबल होते हैं, ये तुरंत फिक्स हो जाते हैं, तुरंत ये गैप जो है सील हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज है फ्लूइडिटी होने का। तो ये फ्लूइडिटी है। ठीक है, पहला। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये फ्लूइडिटी है, ठीक है, फ्लूइडिटी होने की वजह से मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे इस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इसके बीच में क्या होते हैं? देयर इज अ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन। क्या होते हैं? यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स, मेकिंग इट अ टाइट मेम्ब्रेन और टाइट प्लेस। ठीक है, बहुत ही टाइट यहाँ पे बना लेते हैं, एकदम थिक हो जाते हैं। जिसके क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहेगा वो उतना ही टफ और थिक रहेगा, और जितना कम कोलेस्ट्रॉल रहेगा उतना ही वहाँ पे वो मेम्ब्रेन जो है वो लूज रहेगा। और फैटी एसिड्स की वजह से भी यहाँ पे लूज रहते हैं। अनसैचुरेटेड रहेगा तो ढीला लूज रहेगा, और सैचुरेटेड रहेगा तो वो क्या रहेगा? सैचुरेटेड रहेगा तो वो थिक रहेगा। तो एक सोचने वाली बात यहां पे है कि इसका मूवमेंट का स्पीड क्या रहेगा। तो जब ये सैचुरेटेड रहेगा, मतलब एकदम टाइटली पैक रहेगा, तो इसका मूवमेंट स्लो रहेगा। लेकिन जैसे ही ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब लूजली अरेंज हो जाएगा, इसका मूवमेंट जो है फास्ट हो जाएगा। विच मीन्स अगर यहाँ पे डांस करने के जो डांसिंग ये फैटी एसिड्स है, ये फ्लूइडिटी की वजह से ये डांस कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डांस कर रहे हैं। और अगर मान के चलिए यहाँ पे लूजली अरेंज है, मतलब फ्री है, यहाँ पे डांस करने स्पेस बहुत हो गया, आराम से फ्री, बहुत ज्यादा डांस करेंगे, आराम से डांस करेंगे, उछल कूद करते हुए मूव करेंगे। अगर एकदम टाइटली होल्ड कर दिया, एकदम जाम कर दिया जाए तो मूवमेंट स्लो हो जाती है। ऑब्वियसली मूवमेंट स्लो हो जाती है। ठीक है, रोड अगर खाली रहता है तो एकदम गाड़ी चलाते हैं एकदम 120-140 में, लेकिन अगर रोड वहीं पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो 40 भी होता है, 50-40 पे भी चलाना पड़ता है, या 30 पे भी चलाना पड़ता है। ठीक है, तो वही है कि अगर यहाँ पे अनसैचुरेटेड रहेंगे तो वो बहुत, उनका फ्लूइडिटी ज्यादा रहेगा, सो वो फ्रीली मूव करेंगे, उनका स्पीड ज्यादा रहेगा। और सैचुरेटेड में क्या रहेगा? स्पीड उनका कम रहेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी अटैच रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी आउटर शीथ के साथ इसके अटैच रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो चारों मेम्ब्रेन, सारे मेम्ब्रेन्स में भी अरेंज होते हैं। और वो प्रोटीन्स किस लिए होते हैं? वो एक एंटेना की तरह होते हैं जो बाहर से आने वाले सिग्नल को रिसीव करके अंदर में भेजता है, रिसीवर तक पहुंचाता है, टीवी तक पहुंचाता है। उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। लेकिन हम रिसेप्टर के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। लेकिन एक छोटा सा बात अगर हम बताएं रिसेप्टर के बारे में, तो रिसेप्टर बाहरी होता है, अंदर एंटर नहीं करता। मतलब इसका एक पार्ट बाहर होता है, एक पार्ट अंदर होता है, और बीच में ये एम्बेडेड रहता है। ठीक है,
कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आधा बाहर रहते हैं और आधा अंदर होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो पूरे बाहर और अंदर भी होते हैं। तो कई तरह के प्रोटीन्स यहाँ पे एम्बेडेड रहते हैं, उसको हम कहते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये सब के बारे में और डिटेल में किसी और लेक्चर में हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, मस्त लगा, समझ में आया। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस सुनने के लिए। ऐसे ही हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अगला अगला पार्ट हम बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे। स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड गुड लक।